नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों को मेरे यूट्यूब चैनल राष्ट्रीय मिशनरी पॉइंट पर। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ भाग 3। भाग 1 में क्या था? संघ एवं राज्य क्षेत्र। भाग 2 में क्या था? नागरिकता। और भाग 3 में क्या है? मौलिक अधिकार, मतलब फंडामेंटल राइट। साथ में क्या कहते हैं? FR। ये कहाँ से कहाँ तक है? आर्टिकल 12 से लेकर के 15 तक का ये दिया गया है। इसमें कि मौलिक अधिकार हमारे क्या क्या हैं। इसमें जो कि 6 मौलिक अधिकार भी हैं, लेकिन उनसे पहले क्या है कि कुछ चीज़ें जो छोटी छोटी चीज़ें हैं कि व्यक्ति को क्यों ऐसा, मतलब कि हर एक व्यक्ति, मतलब हर एक नागरिक को ये अधिकार क्यों दिए गए हैं, जो कि मौलिक अधिकार जैसे क्या कि वे न्यूनतम अधिकार होते हैं जो हर व्यक्ति को हर समय उसके सर्वांगीण विकास के लिए दिया जाता है। जिसमें क्या है? संवैधानिक संरक्षण दिया जाता है इसे। उसमें क्या है? 6 फंडामेंटल राइट कौन कौन से हैं देख लीजिए। पहला क्या है? इसमें 6 फंडामेंटल हैं, कौन कौन से हैं? पहला, सामाजिक समानता का अधिकार जो होता है। सामाजिक समानता का अधिकार। सामाजिक समानता का अधिकार कहां से कहां तक है? ये है आर्टिकल 14 से लेकर के 18 तक। क्या दिया गया इसमें 14 से 18 तक? इस सामाजिक समानता का अधिकार। इसके बारे में थोड़ा विस्तृत में चर्चा करूंगा। फिर सेकंड क्या है? अगर आदमी मतलब कि आप अगर सामाजिक समानता का अधिकार है तो जाहिर सी बात है कि आपको स्वतंत्रता का भी अधिकार मिलेगा। क्या है सेकंड वाला? स्वतंत्रता का अधिकार का अधिकार। ये आर्टिकल कहां से कहां तक है? आर्टिकल 19 से लेकर के 22 तक जो क्या है कि स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरा क्या है? अच्छा देखिए, एक चीज और है, सामाजिक समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। इसमें क्या है कि समाज मतलब क्या है कि हर व्यक्ति को समान अधिकार दिया गया है। स्वतंत्रता का अधिकार, हर व्यक्ति क्या है? हर व्यक्ति को स्वतंत्रता का मतलब स्वतंत्र रूप से रहने का अधिकार दिया गया है। अब इसका मतलब ये नहीं किसी को जाकर जरूर मान लीजिएगा कि हमको स्वतंत्रता का अधिकार है, ये समस्या आ जाएगी। फिर क्या है? तीसरा जो है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार। ये क्या है? आर्टिकल कहां से कहां तक है? ये जो है आर्टिकल 23 से लेकर के 28 तक। नहीं, आर्टिकल 23 में क्या है? शोषण के विरुद्ध अधिकार है। चौथा में क्या है? हाँ, चौथा में जो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया है। स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है। कहां से कहां तक? 25 से लेकर के 28 तक। देखिए, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार मतलब 25 से 28 तक। इसमें क्या है कि हर आदमी को, हर व्यक्ति को, भारत के हर व्यक्ति को अपने धर्म की को क्या करना, प्रचार करने का अधिकार दिया गया है। फिर 5वें में क्या है?
शैक्षिक व संस्कृत संबंधी अधिकार। ये क्या है, आर्टिकल 29 में है, 29-30 में, ठीक है। और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार कहाँ है, आर्टिकल 25 से 28 तक है। फिर 6 नंबर जो है संवैधानिक संरक्षण का अधिकार जो है, संवैधानिक संरक्षण का अधिकार। ये आर्टिकल 32 में है। अब थोड़ा सा देख लीजिए, सामाजिक समानता का अधिकार जो है, मतलब सामाजिक समानता का अधिकार मतलब हर व्यक्ति को समाज में समान अधिकार है। अगर समान अधिकार है, जाहिर सी बात, वह स्वतंत्र ही रहेगा, तो क्या हो जाएगा, स्वतंत्रता का अधिकार। वह स्वतंत्र है मतलब क्या है, आर्टिकल 19 से 22 तक क्या दिया बताया गया है कि स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। फिर उसके बाद जब स्वतंत्र है तो जाहिर सी बात, हर व्यक्ति जो कोई व्यक्ति क्यों ना हो, वह शोषण के विरुद्ध हमेशा विरोध करता रहेगा। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार किस आर्टिकल में दिया गया है, आर्टिकल 23 और 24 में। फिर क्या है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अगर इतना सब कुछ बच रहा है तो आप अपने धर्म की मतलब धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार मतलब क्या है, आप उसके प्रचार कर सकते हैं अपने धर्म के बारे में। तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है 25 से 28 तक। फिर क्या है, शिक्षा और संस्कृति संबंधी अधिकार। शिक्षा और संस्कृति जैसे क्या है कि आप अपने संस्कृति, हमारी संस्कृति क्या है, तो उसके लिए हमें शिक्षा भी चाहिए, तभी हो पाएगा। तो शिक्षा और संस्कृति संबंधी भी अधिकार किसमें दिए गए हैं, आर्टिकल 29 और 23 में। अगर सब कुछ इतना सब कुछ कर रहे हैं तो संविधान उसकी क्या करेगा, उसका संरक्षण करेगा। तो क्या हो जाएगा, संवैधानिक संरक्षण का अधिकार आर्टिकल 32 में। फिर ठंडी बड़ी मजा आ रही है। चलिए देखिए, जो भारत का संविधान है, थोड़ा सा देखिए इसमें क्या क्या है। इसमें जो मौलिक अधिकार हैं, यानी कि भारत के संविधान में जो मौलिक अधिकार दिया गया है, इसको क्या कहा जाता है, महाधिकार पत्र कहा जाता है। महाधिकार पत्र। ये थोड़ा सा मेरी राइटिंग बहुत अच्छी है, इसलिए थोड़ा कोशिश करके आपको समझ जाए करिएगा। मैं सुधार दे रहा हूँ मैं, ठीक है। यानी कि भारत का संविधान जो है वो क्या है, जो इसमें दिया गया मौलिक अधिकार के बारे में, उसे क्या कहा जाता है, महाधिकार पत्र कहा जाता है। फिर इसमें जो दिया है भाग 3, भाग 3 में क्या है, भाग 3 में जो दिया है मौलिक अधिकार, ठीक है। तो भाग 3 जो है मौलिक अधिकार है, इसमें दिया है। इसमें क्या है कि संविधान की जो आधारशिला कहा जाता है इसे, भाग 3 को, भाग 3 क्या कहता है, संविधान की आधारशिला। अच्छा, क्वेश्चन कैसे आएगा, क्वेश्चन में आपसे ये पूछेगा कि संविधान की आधारशिला किस भाग को कहा जाता है। ऑप्शन दे देगा, भाग 2 को, भाग 3 और 4 को, भाग 3 को, या इनमें से कोई नहीं। फिर इसके बाद भाग 3,
हुआ भाग 4। इसको क्या कहा जाता है? इसको कुछ कहा जाता है, हाँ कहा जाता है, इसको क्या कहा जाता है? संविधान की अंतरात्मा कहा जाता है इसे। इसे क्या कहा जाता है? संविधान की अंतरात्मा, अंतरात्मा कहा जाता है। तो अब देखिए, अगर संविधान की आधारशिला की बात करेगा, किसे? भाग 3 को। अगर संविधान की अंतरात्मा की बात करेगा तो भाग 3 और 4 को। फिर उसके बाद आगे चलते हैं। केवल नागरिकों को प्राप्त मौलिक अधिकार क्या है? केवल नागरिकों को प्राप्त मौलिक अधिकार। कौन कौन से हैं मौलिक अधिकार जो नागरिकों को प्राप्त हैं? देखिए, आर्टिकल कहां से कहां तक है? 15, 16, फिर 18, फिर 20, 21, 22, फिर 27, फिर 28। ये जो आर्टिकल दिए गए हैं 15, 16, 18, 20, 21, 22, फिर 27 और 28, ये जो दिया गया है केवल नागरिकों को प्राप्त मौलिक अधिकार होते हैं। ये देखिए कैसे क्या है। ये 20, 21, 22 एक साथ ले रहा हूं मैं, और हे चाचा को एक साथ ले रहा हूं मैं, और हेऊ चाचा को एक साथ कर दे रहा हूं मैं। अब बेचारे हाई बच के निकलते हैं, ठीक है। कहां देखिए 15, 16 लगातार हैं, फिर इसका 3 लगातार 20, 21, 22, फिर 27 और 28 एक साथ हैं। ये चाचा टेबल पड़ गए हैं। अब फिर उसके बाद क्या होता है? जो कुछ मौलिक अधिकार होते हैं, कुछ मौलिक अधिकार अपने व्यवहार के सकारात्मक हैं। कौन कौन से हैं वो भी देख लीजिए। देखिए क्या था, हाय चाचा 2 ही लोग थे, अब इनको भी 3 कर दिए। आर्टिकल 14, 15 और 16, ठीक है। फिर 18, फिर 21 और 20, 21, 22, फिर आर्टिकल 27 और 28। देखिए अब तक तो ऊपर में 2 ही लोग थे, अब ये लोग भी 3 लोग हो गए हैं, यहाँ भी 3 लोग हो गए हैं। ये बेचारे अभी भी 2 ही हैं, और ये हाई चार्ज तो लगा के हमेशा के लिए अकेले ही होंगे, ठीक है। तो देखिए केवल नागरिकों को जो प्राप्त मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं? आर्टिकल 15, 16, 18, 20, 21, 22, फिर 27 और 28। फिर कुछ मौलिक अधिकार जो हैं अपने व्यवहार में क्या है? सकारात्मक हैं। कौन कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 14, 15, 16, फिर 18, फिर 20, 21, 22, फिर 27 और 28। अब चलते हैं आर्टिकल 12 पर। यह आर्टिकल 12 में क्या कहा गया है?
देखिए आर्टिकल 12 में जो है राज्य की परिभाषा दी गई है। राज्य की परिभाषा, इसमें क्या कहा देखिए, राज्य की परिभाषा दी गई, इसमें क्या क्या शामिल किया गया है। इसमें देखिए केंद्र सरकार, फिर राज्य सरकार, फिर राज्य विधानमंडल, मंडल, और फिर संसद। इनके अलावा और भी जो है अधिकारी और प्राधिकारी शामिल किए गए हैं। और प्राधिकारी शामिल किए गए हैं। ठीक है, ये था क्या है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, राज्य विधानमंडल, संसद। इनके अलावा अन्य क्या है, अस्थानीय अधिकारी बोल गया था। और प्राधिकारी शामिल किए गए हैं। ठीक है, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे YouTube चैनल राजस्वामी स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों कल मैंने फंडामेंटल के बारे में बताया था। अब आज हम लोग चलते हैं, चर्चा करते हैं आर्टिकल 13 पर। इसमें क्या है, आर्टिकल 13 कहते क्या, पहले ये देख लीजिए। इसे कहते हैं मूल अधिकारों का आधार स्तंभ कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं, इसे मूल अधिकारों का क्वेश्चन कैसे करेगा कि मूल अधिकारों का आधार स्तंभ किस आर्टिकल को कहा जाता है। आर्टिकल 12 को, आर्टिकल 13 को, आर्टिकल 14 को, या आर्टिकल 15 को। तो जो ऑप्शन रहेगा आप लोगों के सामने रहेगा, कर सकते हैं। फिर उसके बाद और आगे बढ़ते हैं, आर्टिकल 13 पर ही रहेंगे हम लोग अभी कंटिन्यू। इसमें क्या कहता है, इसमें क्या है कि राज्य कोई ऐसी विधि नहीं बनाएगा, राज्य क्या है, ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा जो क्या करता है, जो मूल अधिकारों को क्या करता है, हनन करता है। राज्य कोई ऐसी विधि नहीं बनाएगा जो भारत में जो दिए गए हैं जो मूल अधिकार, उनका क्या करता है, हनन करता हो, या उनको छीनता हो, या उन्हें न्यून करता हो, या फिर उन्हें शून्य कर दे। ऐसी कोई विधि नहीं बनाया जाएगा। फिर है आर्टिकल 13, ये आर्टिकल 13 चला है। फिर उसमें थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, इसी में ही रहेंगे। इसमें क्या है कि यह न्यायालयों के मौलिक अधिकारों के प्रति, आर्टिकल 13 क्या है, न्यायालयों के मौलिक अधिकारों के प्रति। ये क्या है, जो न्यायालय हैं
न्यायालयों के मौलिक अधिकारों के प्रति, अधिकारों के प्रति न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति, शक्ति क्या करता है ये? यह जो है न्यायालयों के न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति देता है ये। अच्छा, ये क्या करता है? न्यायालयों के मौलिक अधिकारों के प्रति न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति देता है। इसमें क्या है कि सबसे पहले एक केस आया था, मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ। केस क्या कौन सा आया था? मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ। कब आया था? 1980 में। मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ 1980 में जो केस आया उसमें इसमें क्या जोड़ा गया था? इसमें जोड़ा गया था कि भारत का कोई भी नागरिक क्या करेगा? भारत का कोई भी नागरिक क्या करेगा? मौलिक अधिकारों को नहीं छोड़ सकता है। इसमें क्या किया गया? भारत का कोई भी नागरिक क्या करेगा? मौलिक अधिकारों को छोड़ नहीं सकता। ये किसमें जोड़ा गया था? मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ 1980 में। फिर हम आगे, इसमें तो ये जोड़ा गया, इसमें एक चीज और जोड़ा गया था, कोई भी व्यक्ति संविधान द्वारा जो दिया गया है, संविधान द्वारा जो दिया गया है, कोई व्यक्ति जो संविधान दिया गया है, जो अधिकार जो दिया गया है उसे स्वेच्छा से त्याग भी नहीं सकता है। ये है आर्टिकल 13 का की इसमें इतना जिक्र किया गया है। फिर एक चीज और है जो आर्टिकल 2 में जो बताया था, आर्टिकल 13 के 2 में एक जो बताया था उसमें मैंने 13 कर दिया था। उसमें क्या था कि जो भारत में जो मूल अधिकार हैं कोई भी क्या करता है उसका हनन नहीं किया जा सकता है, ये उसमें बताया था। मैं गलती से मैंने 13 कर दिया था, उसमें 13(2) में वो है कि जो कि राज्य कोई ऐसी विधि नहीं बनाएगा जो क्या करता है कि जो भारत में जो दिए गए हैं मौलिक अधिकार उसका कोई हनन करता हो या उसको कोई छीनता हो या उसे शून्य कर देता हो, ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा। हम लोग क्या करते हैं कि चलते हैं आर्टिकल 14 में। आर्टिकल 14 में क्या है? आर्टिकल 14 का कहता है कि भारत के जो राज्य क्षेत्र, भारत के जो राज्य क्षेत्र में राज्य की मतलब विधि के समक्ष समता का अधिकार, जो भारत के राज्य क्षेत्र हैं उसमें जो विधि के समक्ष समता का अधिकार। पहली बात जो विधि के समक्ष जो है समता का अधिकार जो है, समक्ष समता का अधिकार, ये लिया कहाँ गया से, कहाँ से लिया गया है? ये जो लिया गया है अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जो कानून कोई भी व्यक्ति हो कानून से ऊपर मतलब विधि से ऊपर नहीं है, कोई व्यक्ति हो। फिर दूसरा क्या है? विधियों के समक्ष संरक्षण, के समक्ष संरक्षण।
ये कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। इससे क्या तात्पर्य है कि इससे ये मतलब है कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी नागरिक कानून से ऊपर नहीं है। विधियों के समक्ष संरक्षण मतलब कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन के संविधान से। फिर उसके बाद क्या है इसमें? समान परिस्थितियों में, समान परिस्थितियों में व्यक्ति के साथ विधि द्वारा सामान्य व्यवहार किया जाएगा। आर्टिकल 15 ये क्या है? ये जो है सामाजिक न्याय पर आधारित है। सामाजिक न्याय पर आधारित है। इसमें क्या है? सामाजिक न्याय पर आधारित है। इसका मतलब क्या है? जैसे धर्म हो गया, ठीक है, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान, इन सब के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ कोई विभेद नहीं किया जाएगा, मतलब कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये कौन कहता है? आर्टिकल 15। फिर क्या है? आर्टिकल 15(3) इसमें क्या कह रहा है कि राज्य में, देखिए भारत जो है इतना बड़ा, भारत में इतने राज्य हैं। जब इतने राज्य हैं तो हर एक राज्य में कोई ना कोई संविधान तो सबके लिए है। तो संविधान जो राज्य है, संविधान जो राज्य है, इस राज्य में जितने भी बालक और स्त्री दोनों लोग हैं, ठीक है, इसमें कौन कौन? स्त्री और बालक, ठीक है, इन दोनों के लिए विशेष उपबंध करने की शक्ति है, मतलब उनके लिए विशेष व्यवस्था करने की शक्ति है। अच्छा, विशेष व्यवस्था करने की शक्ति है और इसी आधार पर ही स्त्रियों के लिए, इनकी स्थिति सुधारने के लिए, स्थिति सुधारने के लिए क्या किया गया? महिला आयोग का गठन किया गया। राष्ट्रीय महिला आयोग का क्या किया गया? गठन किया गया। कब किया गया? 8 मार्च 1992 को। मतलब स्त्रियों की स्थिति को सुधारने के लिए, दशा को सुधारने के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग का स्थापना की गई 8 मार्च 1992 को। अच्छा,
और हाँ, एक चीज और है, जब ये गठन किया गया है उसके बाद ही से हर वर्ष हम लोग क्या मनाते हैं, 8 मार्च को महिला दिवस मनाया जाता है। महिला, महिला मतलब मत हिला। अब है आर्टिकल 15(4). इसमें क्या है, सामाजिक रूप से और शैक्षणिक रूप से, ठीक है। जो आर्टिकल 15(4) में है, सामाजिक रूप से और शैक्षणिक रूप से क्या है, जो पिछड़े हुए नागरिकों की उन्नति के लिए दिया गया है कि ताकि उन मतलब उनके लिए विशेष उपबंध की जाए, ताकि वे लोग क्या किया जाए, उनकी भी शिक्षा, उनको भी शिक्षित किया जाए। एक चीज पूछ रहा हूँ मैं, जैसे कुछ लोग के घर के गार्जियन पैसे के लालच में चले जाते हैं विदेश कमाने के लिए, और पैसे तो खूब कमाते हैं, लेकिन उनके लिए क्या है, शिक्षा कुछ नहीं, उनके जो है तो क्या है, पैसा है। ऐसे लोगों के लिए क्या है, सामाजिक रूप से मतलब उनको समाज से नहीं मतलब, उनको क्या मतलब है, पैसे से मतलब है, शिक्षा से भी नहीं मतलब है, उनके सिर्फ एक ही लक्ष्य है जीवन में, पैसा। तो सामाजिक रूप से और शैक्षणिक रूप से वे लोग क्या हैं, पिछड़े हुए हैं, और उनके लिए भी क्या है, सरकार व्यवस्था की हुई है। तो उनके लिए भी क्या है, विशेष उपबंध किया गया है, विशेष प्रावधान किया गया है। और इसी अनुच्छेद के तहत क्या किया गया है, चंपकम दोराय राजन बनाम, चंपकम दोराय राजन बनाम भारत संघ। चंपकम दोराय राजन बनाम भारत संघ 1991। क्या क्या इसमें जोड़ा गया है, फिर क्या है, आर्टिकल 15 इतना है, फिर क्या है, चलते हैं आर्टिकल 16। अच्छा, संविधान इतना बना है, लोगों के लिए सब कुछ दिया गया है कि सभी लोग क्या हैं, बराबर हैं, फिर भी इसका दुरुपयोग लोग करने करने पर लगे रहते हैं। इसमें आर्टिकल 16 में क्या है, लोक नियोजन का अधिकार। लोक नियोजन का अधिकार। अच्छा, 15(4) में क्या था, जो सामाजिक रूप से और शैक्षणिक रूप से क्या है, पिछड़े हुए व्यक्ति हैं, तो उनके लिए क्या विशेष बंद किया गया है। तो उसमें क्या हुआ था, चंपकम दोराय राजन बनाम भारत संघ 1991 एक क्या है, इसमें जोड़ा गया, ताकि उन व्यक्तियों के लिए शिक्षा दी जाए। उनके लिए क्या था, मेन पैसा थे। अब यहाँ पर देखिए, लोक नियोजन का अधिकार, लोक नियोजन का अधिकार मतलब जानते क्या, नौकरी, मतलब क्या है, नौकरी मतलब, नौकरी में क्या है भाई, इसमें कोई ये नहीं करना कि हाँ किसी के साथ भेदभाव करना है, नौकरी भी सबके लिए बराबर का अधिकार है। हम्म फिर क्या है इसमें, राज्य के जो अधीन है,
जितने भी नौकरी करने वाले होते हैं व्यक्ति, वो लोग क्या हैं, राज्य के अधीन। जैसे राज्य के अधीन क्या है, किसी पद पर, किसी पद पर या लोक पद पर, किसी पद पर या लोक पद पर, या नियोजन, नियोजन या फिर नियुक्ति संबंधी, नियुक्ति संबंधी विषय में विषय में क्या है, नियुक्ति संबंधी विषय में नागरिकों के लिए अवसर की समानता। यानी कि नियुक्ति संबंधी विषय में क्या है, विषय में सभी क्या है, सभी नागरिकों के लिए क्या है, अवसर की समानता। मतलब अब देख लीजिए इसमें पहले क्या है, राज्य के अधीन किसी पद पर, पद मतलब कोई अध्यापक वगैरह कोई हो, लोक पद जैसे कोई अधिकारी वगैरह हो, नियोजन जैसे संविदा पर जो लोग हैं, नियुक्ति संबंधी मतलब जैसे कि जो मंत्री जो होते हैं उनके लिए, उनसे संबंधित विषय में सभी हम्म, सभी नागरिकों के लिए क्या होती है, अवसर की समानता होती है। मतलब क्या है, सभी लोग बराबर होते हैं। आर्टिकल 17, इसमें क्या है, अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता मतलब छुआछूत। इसमें क्या हुआ कि संसद ने अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 पारित किया। इसमें क्या किया, संसद ने अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 क्या किया, पारित किया। अच्छा, 1955 पारित किया, लेकिन इसको बाद में अब क्या कर दिया, इसका इसमें परिवर्तन कर दिया गया। परिवर्तन का मतलब 1976 में इसका नाम परिवर्तन कर दिया गया। अब परिवर्तन कर क्या कर दिया गया, नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम कर दिया गया। इसका नाम परिवर्तन कर क्या कर दिया गया, नागरिक क्या कर दिया गया, नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम कर दिया गया। कब से, 1976 से। फिर उसमें क्या किया गया, जब परिवर्तन कर दिया गया इसमें हुआ क्या कि जो अस्पृश्यता से प्राप्त दंडित व्यक्ति क्या कर सकता है, चुनाव नहीं लड़ सकता है। जो भी जिस व्यक्ति के भी मन में ये आता है कि हाँ छुआछूत वाली बात अगर हो, उसे सरकार उसे कतई टिकट नहीं दे सकती है, उसे चुनाव नहीं लड़ने का अधिकार है। 18,
उपाधियों का अंत। आर्टिकल 18 में क्या है, उपाधियों का अंत है। इसमें क्या है कि कोई भी व्यक्ति मतलब राज्य के किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो नागरिक हो चाहे वो विदेशी हो, मतलब उपाधियां लेने का उसकी कोई अधिकार नहीं है। जैसे पहले क्या थे, जितने भी राजा महाराजा लोग थे, जैसे राजा की उपाधि, सम्राट, ये सब उपाधियां लेते थे, लेकिन उनको क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। लेकिन सेना और विद्या संबंधी जो उपाधियां थी, इसे देने से रोका नहीं गया, और उसके लिए एक नियम बनाया गया 1854 में। 1854 से फिर उसके क्या हुआ गया, उपाधियां देने का प्रावधान हुआ। और 4 उपाधियों को देने का प्रावधान किया गया। पहला क्या था, भारत रत्न, ये सबसे बड़ा पुरस्कार होता है। फिर उसके बाद क्रम से लिख दे रहा हूं मैं, पद्म विभूषण, फिर क्या है, पद्म भूषण, चौथा क्या है, पद्म श्री। याद कैसे करेंगे, और देखिए भारत रत्न क्या है, ये सबसे बड़ा है, ये सबसे अलग है। फिर उसके बाद ये देखिए, इसमें 4 अक्षर है, इससे छोटा ये है, 4 अक्षर है, इससे छोटा ये है, इसमें 3 अक्षर हैं, इस सबसे छोटा ये है, इसमें सिर्फ सिंगल अक्षर है। हम्म आर्टिकल 19, इसमें क्या है, वाक एवं अभिव्यक्ति स्वतंत्र। पहली बात, इसमें जो है स्वतंत्रता का अधिकार है। जो है फंडामेंटल जो बताया था उसमें 19 से लेकर के 22 तक, जिसमें क्या था, स्वतंत्रता का अधिकार। तो अब देखिए 19 में क्या है, स्वतंत्रता का अधिकार। अब देखिए यहां से चलिए, आर्टिकल 19, आर्टिकल 19 एक का में चलते हैं। इसमें क्या है, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। वाक एवं अभिव्यक्ति, चलिए देखिए, आर्टिकल 19 क्या है, स्वतंत्रता का अधिकार। इसमें क्या है, आर्टिकल 19 एक का वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है। फिर आर्टिकल 19 एक ख में क्या है, शांतिपूर्वक निरायुध सम्मेलन की स्वतंत्रता। अच्छा, इसका मतलब क्या है, क्या है, शांतिपूर्वक निरायुध करने की, मतलब कि निरायुध सम्मेलन की स्वतंत्रता। इसका मतलब यह है कि आप कहीं भी शांतिपूर्वक सम्मेलन कर सकते हैं।
ये नहीं कि उसमें चल के सम्मेलन किया जाए, उसमें मारपीट किया जाए, ऐसे की स्वतंत्रता नहीं है। आपको क्या स्वतंत्रता दी गई है? शांतिपूर्ण निरायुध सम्मेलन की स्वतंत्रता दी गई है कि आप शांतिपूर्ण सम्मेलन कर सकते हैं। फिर आर्टिकल 19(1) में संघ एवं समागम की स्वतंत्रता दी गई है। ठीक, क्या है आर्टिकल 19(1) में क्या है कि भारत के राज्य क्षेत्र में आवास संचरण की स्वतंत्रता। मतलब इसका यह हुआ कि आप भारत के किसी भी राज्य में, भारत के आप किसी भी राज्य में स्वतंत्रता पूर्वक क्या कर सकते हैं? आप घूम सकते हैं। आर्टिकल 19(1) अंग में क्या है कि राज्य के किसी क्षेत्र में निवास करने या बस जाने की स्वतंत्रता है। मतलब आप यहाँ रह रहे हैं, आप चले जाए जम्मू कश्मीर में, वहां पे जमीन लेकर आ सकते हैं। आप अयोध्या में जाकर जमीन लेकर आ सकते हैं। मतलब राज्य के किसी भी क्षेत्र में आप जाकर निवास कर सकते हैं। इसमें आपको पूरी तरह स्वतंत्रता दी गई है, इसमें कोई वो छेड़छाड़ नहीं है। फिर क्या है आर्टिकल 19(1) जो है ये संपत्ति का अधिकार है, इसे 42वां संविधान संशोधन से समाप्त कर दिया गया है। फिर जो है आर्टिकल 19(1) में जो क्या है कि आप जो क्या कर सकते हैं कि कोई आजीविका आप चला रहे हैं या व्यापार कर रहे हैं या कारोबार कर रहे हैं, उसके लिए आप स्वतंत्र हैं। उसके लिए सरकार मतलब संविधान आपको कोई पाबंदी नहीं लगा सकता है। ठीक, इतना पूरा कंप्लीट हुआ। आज की वीडियो मैं यहीं पर रोक रहा हूँ। अगला जो वीडियो आप आएगा, इसका जो कि अगला पार्ट अगले वीडियो में आएगा। तब तक के लिए थोड़ा सा आप लोग इंतजार करें, और वीडियो अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए।